नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड, विश्व के सबसे बड़े आइसबर्ग A23A के बारे में। दरअसल ये हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया है। क्यों सुर्खियों में आया है, किन पक्षों पर बात करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी चर्चा किस बिंदु के अंतर्गत केंद्रित होगी। सबसे बड़ा हिमखंड चर्चा में क्यों आया है, बात करेंगे खबर की, फिर बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है, क्या होता है हिमखंड, इसको समझने के साथ साथ A23A के बारे में समझेंगे और आजकल चर्चा में आने की इसकी वजह क्या है उसको भी समझेंगे, उसके पीछे के प्रमुख कारणों को समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो हमारी परिपाटी है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न 1 और 3 दोनों लिहाज से ये खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात सबसे पहले खबर की करेंगे तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर क्या है? आफ्टर ब्रेकिंग फ्री, व्हाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग इज स्टक स्पिनिंग इन सर्कल। अब ये देखिए, जैसा कि खबर से ही स्पष्ट है कि ये जो आइसबर्ग है, ये जो हिमखंड है, ये गोल गोल घूम रहा है अपनी जगह पर। इसमें गति देखी गई है, घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो चर्चा में आने की जो वजह है वो यही है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड अपनी जगह पर घूम रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये घूमना क्यों खास है, इसमें क्यों चर्चा होने की वजह है, तो इस बात को हम समझेंगे। दरअसल पहले इसके बारे में हम समझ लें। देखिए, 34 सालों तक ये अंटार्कटिका में फंसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 2020 में धीरे धीरे ये दक्षिणी महासागर की ओर बहते हुए पहुंचता है। और दक्षिणी महासागर की ओर पहुंचने के बाद जो हाल ही में शोध हुए हैं उसमें बात ये निकल कर आई है कि अब इसमें वहां पर एक पहाड़ के ऊपर एक भंवर में ये फंस गया है और उसकी वजह से अब इसमें मूवमेंट हो रही है और अपनी जगह पर अब ये घूम रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 24 दिनों में ये पूरा रोटेट हो जाएगा। अब खासियत इसलिए है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। अब आप कल्पना करिए कि 1500 वर्ग मील जिसका क्षेत्रफल हो, 1500 वर्ग मील क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। ग्रेटर लंदन जो जगह है उससे भी बड़ा इसका आकार है। तो ऐसी दशा में आप सोच सकते हैं कि इसका घूमना क्यों शोध का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे के जो कारण है उसके पीछे भी वैज्ञानिक अपने शोधों के माध्यम से अपना रीजन बता रहे हैं, उसको भी समझेंगे क्यों घूम रहा है। तो इसको इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग, सबसे बड़ा हिमखंड है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि वास्तव में हिमखंड होता क्या है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है कि हिमखंड या आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम छोटे छोटे आइस क्यूब यूज करते हैं वैसे ही आइसबर्ग का मतलब हुआ बड़ा हिस्सा जो कि किसी बर्फ के पहाड़ से, किसी आइस के पहाड़ से अलग हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं। मान लीजिए ग्लेशियर है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंटार्कटिका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो ये क्षेत्र है ये सबसे दक्षिणतम महाद्वीप भी है अंटार्कटिका और सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है। उस क्षेत्र में आप देखेंगे, उस क्षेत्र के चारों तरफ आप, जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिणी महासागर भी है और वो क्षेत्र विशेष रूप से पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। इसकी खासियत यह है कि इसके 98% भागों पर आपको मोटी बर्फ की चादर मिलेगी। मोटी बर्फ की चादर कह लें, बर्फ के पहाड़ कह लें। और यहाँ पर जो वातावरण होता है काफी ठंडा होता है, शुष्क होता है, तेज हवाएं चलती हैं। वहां पर जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस शेल्फ होते हैं, उनसे टूटकर जो समुद्र है उसके चारों तरफ, उसमें जो टुकड़ा तैरने लगेगा, उस समुद्री जल में बहने लगेगा, तो उसको कहा जाएगा कि ये आइसबर्ग है और ये समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं और ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा आकार, 1500 वर्ग मील का आकार। अब ये अगर उथले पानी में जाएगा तो क्या होगा, फंस जाएगा, और स्थल के पास अगर चला गया तो वहां पर जाके वो स्थिर हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी बड़े आइसबर्ग होते हैं, बड़े हिमखंड होते हैं, उनके नामकरण के लिए ABCD जैसी प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आपने इसके नाम में देखा होगा, A23A इसका नाम है। अब देखिए, यूएस नेशनल आइस सेंटर जो है, USNIC, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि अंटार्कटिक आइसबर्ग का नामकरण करता है और उनको ट्रैक करने के बारे में ये काम करता है। तो हिमखंड आप समझ गए। अब बात करते हैं A23A के बारे में। तो देखिए, इसका इतिहास जरा सा जानना जरूरी है। एक तो दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा हिमखंड है और 1986 में आपको हम लेके चलते हैं। दरअसल 1986 में क्या हुआ कि यहां पर अंटार्कटिका का फिल्चर आइस शेल्फ तट जो था उससे टूटा और उससे टूटने के बाद A22, A23 और A24 3 आइसबर्ग बनते हैं। अब इन 3 आइसबर्ग में जो A23 था ये अलग हुआ। अब इसी वर्ष के अंत में 1986 के ही लास्ट में जाते जाते इसी A23 से A23 आपका A जो अभी है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं,
वो फिर से अलग होता है 1986 के ही अंत में जाते जाते। और वो अलग होने के बाद उससे जब टूटता है तो जो विडाल सी है, विडाल सागर है, उसके नीचे जाके ये स्थिर हो जाता है, वहां पर जम जाता है, हम कह सकते हैं उसकी तली में बैठ जाता है। और लगभग 34 वर्षों तक, 34 ईयर्स तक जब देखेंगे आप, ये वहां पर रहता है, जो विडल सागर है वहां पर ही रहता है। लेकिन 2020 में फिर क्या होता है, 2020 में फिर इसमें मूवमेंट आता है और ये आगे गतिमान होता है। क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1550 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है, जो कि ग्रेटर लंदन के आकार से भी दुगना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। यहां भी आप देख सकते हैं इसका आकार यहां दिखाया गया है, ग्रेटर लंदन का आकार है 1569 स्क्वायर किलोमीटर और ये इसकी तुलना में लगभग दुगना है। तो इस हिमखंड की हम बात कर रहे हैं। अब चर्चा हो रही है कि ये क्यों घूम रहा है, इसके घूमने की वजह क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया, पहले ही बताया कि ये वेडल सागर से फिर 2020 में क्या हुआ, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 2020 की घटना में यह हुआ कि धीरे धीरे फिर ये दक्षिणी महासागर की ओर बहने लगा। और दक्षिणी महासागर के बाद फिर से अभी की जिस सिचुएशन क्या है कि एक समुद्री पहाड़ के ऊपर जाके ये भंवर में फंस गया था और अभी इसमें घूमने की गति देखी जा रही है, जिसकी वजह से चर्चा में है। अब सवाल उठता है कि ये घूम क्यों रहा है, तो अब इस सवाल की तफ्तीश करेंगे कि घूम क्यों रहा है A23A। अब देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है, वो जो बताया जा रहा है वो हम आप तक रखते हैं कि यह हिमखंड दक्षिणी महासागर के एक क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र को आइसबर्ग एली के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसे गलियारे जैसा है जहां पर सामान्य रूप से घटना होती है कि जो आइसबर्ग होते हैं, हिमखंड होते हैं, वो जब अलग होते हैं अंटार्कटिक क्षेत्र से, तो यहां पर इसी गलियारे में आपको वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और आमतौर पर जो बड़े हिमखंड होते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ यहां पर एक करंट होती है जिसको अंटार्कटिक सरकमपोलर कहते हैं। अब अंटार्कटिक सरकमपोलर जो करंट है उसके प्रभाव में आने के बाद उस धारा में ये बहते हैं और बहने के साथ साथ ये क्या होते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी महासागरीय धारा है, तो इन बर्फ के टुकड़ों को ये महासागरीय धारा बहा कर ले जाती है और उसके बाद पूर्व की ओर ले जाती है, जहां पर गर्म पानी होता है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और इस स्थान पर ये पहुंचते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इनमें विघटन शुरू होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म माहौल होगा, तो ये पिघलने लगते हैं और धीरे धीरे ये विघटित भी हो जाते हैं। इसीलिए इस स्थान को पानी का गर्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो हिमांक से मात्र केवल 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए ये जो ग्लेशियर्स से निकले हुए जो हिमखंड होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। लेकिन ये तो सामान्य बात हुई। अब A23A के केस में क्या हुआ है, तो इसके केस में आप देखेंगे जो हिमखंड है वो टेलर कॉलम नाम की एक धारा में फंस गया। और टेलर कॉलम, जो कॉलम जिस धारा की बात हो रही है, इसमें क्या खास बात है, तो देखिए टेलर कॉलम को आप समझिए। टेलर कॉलम क्या होता है, टेलर कॉलम एक ऐसा इफेक्ट है कि इसको आसान भाषा में आप उदाहरण के तौर पर देखें। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी बह रहा है और उस क्षेत्र में पानी जहां पर बह रहा है वहां पर आप कोई बड़ा पत्थर ले जाकर वहां पर रख दें, अवरोध पैदा कर दें, तो क्या होगा, जितने एरिया में वो पत्थर रखा रहेगा, जैसे यहां पर पानी बह रहा है, यहां पे आपने कोई बड़ा सा पत्थर ले जाकर रख दिया, तो जितने एरिया में ये पत्थर रखा है, तो इस पत्थर के ऊपर का जो क्षेत्र होगा, इस पत्थर के नीचे का क्षेत्र जो होगा, तो इतना एरिया जो होगा वहां पर पानी का जो बहाव होता है वो बाकी हिस्से के जो पानी के बहाव हैं उनकी तुलना में वो बहाव कम होता है। और इस तरह से यहां पर एक ऐसा हम कह सकते हैं स्तंभ बन जाता है, एक ऐसा सिलेंडर टाइप का माहौल बन जाता है जिसमें कि बाकी जगहों की तुलना में जो पानी की गति है वो काफी धीमे होती है। अब इसी भूभौतिकी घटना को हम टेलर कॉलम कहते हैं। जब अब इसको समझते हैं, यहां क्या कह रहा है कि जब एक तरल जैसे कि समुद्र का जल, उसमें एक अवरोध जैसे कि जो पर्वत होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो चट पर्वत की संरचना दिखाई देती है, जब वो आ जाते हैं तो उसके चारों ओर, उसी प्रकार इस आइसबर्ग को भी आप देख सकते हैं एक अवरोध के रूप में, अगर वो कहीं चला गया तो वो जहां पर इतना बड़ा आकार स्थिर होगा तो उसके ऊपर का क्षेत्र, उसके नीचे का क्षेत्र, वहां पर जो पानी की गति होगी वो अपेक्षाकृत अन्य जगहों की गति की अपेक्षा थोड़ी धीमी होगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां एक स्थिरता का निर्माण होगा। तो उस अवरोध के ठीक ऊपर और नीचे के क्षेत्रों में स्थिर और स्थायी स्तंभ, एक कॉलम बनेगा और इसमें तरल का बहाव लगभग धीमा या लगभग स्थिर आपको प्रतीत होगा। और ऐसी दशा में क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में यहां पर एक घूमते हुए तरल सिलेंडर का रूप ले लेता है। ये ठीक ऐसे ही है, यहां पर जल बह रहा है तो यहां पर
एंटी क्लॉकवाइज एक घूमता हुआ ये जल रूप ले लेगा यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये एक ऐसे सिलेंडर का रूप ले लेता है जिससे उस अवरोध के ऊपर और नीचे इस प्रकार का हमको रोटेशन देखने को मिलता है। तो जब पानी ऐसे घूमेगा, वामावर्त घूमेगा, तो एक तरह से जो नीचे का ठोस जो आधार है उस पर भी वामावर्त प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसी दिशा में यहां पर और प्रभावी करती है इस चीज को पृथ्वी का घूर्णन, जो कि कोरियोलिसिस बल से इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, इस रोटेशन पर और प्रभाव डालती है। साथ ही अब इसकी आवृत्ति कैसी होगी, किस स्थान पर होगा, ये डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पर। जो टेलर कॉलम प्रभाव है, इसका निर्माण और इसकी आवृत्ति अलग अलग हो सकता है। जैसे वो डिपेंड करेगा कि वो जो ठोस अवरोध है उसका आकार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस पर भी इसका डिपेंड करता है कितना ये इफेक्टिव होगा। समुद्र की गहराई कितनी है इस पे भी डिपेंड करेगा, और स्थानीय जलवायु की परिस्थितियां कैसी हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ठोस अवरोध है, ये A23A जो है वो अब रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे। लेकिन देखिए, इसके घूमने से और क्या हो सकता है। अभी अगर मान लीजिए नहीं घूमता तो क्या होता, और घूमने से क्या होगा। देखिए, अगर वो नहीं घूमता तो वहां पर एक स्थिर पर्यावरण बनता, वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता वो एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता। क्योंकि यहां पर देखेंगे जो अन्य जगहों की तुलना में यहाँ का जो जल होगा वो धीमी गति से होगा। और आप जानते हैं कि जब धीमी गति का जल होगा तो ऐसी दिशा में वहां पर जो पोषक तत्व होंगे, नाइट्रेट होगा, फास्फेट होगा, ये ज्यादा स्थिरता से वहां के पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर हम कहेंगे कि जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो प्लवक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, उसके लिए अनुकूल एक वातावरण बनेगा। लेकिन अगर वही ये आइसबर्ग जो है अब इसमें मूवमेंट शुरू हो गया है तो उस स्थिर वातावरण में कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव पड़ेगा, और इस पारिस्थितिक तंत्र पर भी उसका प्रभाव उल्टा दिखाई देगा। तो इसलिए फिलहाल अभी ये ठोस कारण है कि नहीं है, फिलहाल शोध में ये बात की जा रही कि ये उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसमें ये मूवमेंट चल रही है। तो ये आज का संदर्भ था। अंत में हम आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज का प्रश्न है A23A हिमखंड किस धारा में फंसकर घूम रहा है। आपके सामने ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, टेलर कॉलम, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या कैनरी करंट। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।